A very good morning to all online and offline students. Now, if you remember, students, last lecture we were on customer loyalty program. Customer loyalty program, where we found that the concept of providing reward points to customer whenever a customer buy a product, and then those reward points can be redeemed at a future date. The purpose is very clear. I want customer to come to me again and again. Come to me again and again. यही पर्पज है कि मैं आपको लगेगा अरे हाँ मेरे को रिवॉर्ड फाइंड जाएगा तो मेरे को और थोड़ा सस्ता पड़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. रिवॉर्ड पॉइंट का कुछ भी अच्छे से समझने का रहेगा, कुछ भी अच्छे से समझने का रहेगा. तो पहले ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में होना चाहिए. क्या है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग? मैं शॉपकीपर के पास गया, उससे गुड्स खरीदा जिसका यस तुमने उससे गुड्स खरीदा जिसका वर्थ था 10,000. बराबर. कस्टमर के साथ उसका छोटा बच्चू भी था, कृष्णा. वो उधर खड़ा था तो देखा, उसको चॉकलेट दिखा 5 स्टार. तो मेरे को भी चाहिए ऐसा करके 5 स्टार. कृष्णा बोला, पेरेंट है तो भी चॉकलेट मांग रहा है, 5 स्टार दे दी. सो इट वॉज गुड्स, इट वॉज 5 स्टार जिसका वर्थ था कितना? 10 रुपये. गुड्स 1,000 रुपए का, 5 स्टार 10 रुपए का. फिर शॉपकीपर ने बोला सर आपका 1,010 हुआ. कितना हुआ? पेरेंट ने 1,000 रुपीज दिया और बोला हो गया, राउंड फिगर. शॉपकीपर कुछ नहीं बोला, 1,000 लेके. अब मेरे को बताओ, शॉपकीपर डेफिनेटली रेवेन्यू 1,000 का ही बुक करेगा क्योंकि उसके पास 1,000 ही आया है. यस और नो? लेकिन इस 1,000 में उसने 2 प्रोडक्ट बेचा, एक गुड्स बेचा और एक 5 स्टार. कैन आई से दिस गुड्स एंड दिस 5 स्टार आर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट? तो अगर मुझे कहीं 1,000 को बाइफरकेट करना पड़े कि गुड्स का कितना, 5 स्टार का कितना, तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर कॉम्बो डील हो रहा है, कॉम्बो डील हो रहा है, एक ही प्राइस में तुम मोर देन 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हो, तो बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंड अलोन प्राइसेस. इन द रेशियो ऑफ देयर, इसका मतलब गुड्स का स्टैंड अलोन प्राइसेस 1,000 था, 5 स्टार का स्टैंड अलोन प्राइसेस 10 था. तो 1,000 को मैं बाइफरकेट करेगा in the ratio of 1,010, probably 991 and 9 rupees approximately breakup आएगा for this 1,000. अब वैसे कुछ आ रहा है, कैलकुलेटर को चेक करके देख लेने का. बराबर. तो कस्टमर के लिए वो क्या सोचेगा कि जो गुड्स का सेलिंग प्राइस 1,000 था उसको 991 में बेचा, और जो 5 स्टार का सेलिंग प्राइस 10 था उसको 9 में बेचा.
मतलब 9 रुपए का डिस्काउंट गुड्स में दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट 5 स्टार में दिया। बस ऐसा नहीं कि चल 5 स्टार का 10 रुपया आ गया, गुड्स का 990 आया। नहीं। और ऐसा भी नहीं, गुड्स का 1000 आ गया, 5 स्टार का कुछ भी नहीं आया। वो तो नहीं। You need to bifurcate it based on the ratio of standalone selling price. ये simple logic है, so that every performance obligation will get a proportion, a logical proportion of that combined price. बोला सर फर्क क्या पड़ता है? सर फर्क क्या पड़ता है? आप 991 9 करो, एक साथ 1000 रिकॉर्ड करो, तो फर्क क्या पड़ा? यह फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों एक साथ गया है, कंट्रोल दोनों का एक साथ पास हुआ है। व्हाट इफ एक का कंट्रोल अभी पास हो रहा है, एक का कंट्रोल बाद में पास हो रहा है? एक का कंट्रोल अभी पास हो रहा है और एक का कंट्रोल बाद में पास कर रहा है। यस, जैसे 5 स्टार को बच्चा लेके चला गया और गुड्स जरा ज्यादा था, तो उसने बोला फिर शाम को घर पे भिजवा देना। 5 स्टार चला गया, गुड्स शाम को देना है, कंट्रोल गुड्स का शाम को जा रहा है, तो शाम को 1000 रुपये तुम रिकॉर्ड करोगे या शाम की जगह पे कल दोगे, तो कल 1000 रुपये रिकॉर्ड करोगे, तो 5 स्टार हो गया, उसका क्या? लॉजिकली 5 स्टार हो गया, उसका 9 रुपए का रेवेन्यू बुक करो, बाकी 991 एडवांस करके बुक करो, और शाम को या कल जब वो गुड्स लोगे तो 991 रिकॉर्ड होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इट इज इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जनरल रूल। इसमें एक्सेप्शन है, बहुत कुछ है, वो जब आएंगे तब करेंगे। वो एक्चुअली केस 4 है, एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। इसका एक जनरल लॉजिक बता दिया। अब आते हैं अपने वाले कॉन्सेप्ट पे। डीमार्ट, यस, डीमार्ट इज वेरी क्लियर। वो बोलता है every 100 you spend, you get, बराबर हो गया? हाँ, every 100 you spend you get, you get, हाँ, you get, चालू है ना? हाँ, you get 1 point and worth of this 1 point is rupee 1. Let's say during 2021-22, DMart sold goods worth, वो इजी रख, 10 lakhs गुड्स वर्थ। अभी हर 100 रुपए पे 1 पॉइंट, तो इस 10 lakhs पे उसे कितने पॉइंट्स मिले होंगे? 100 पे एक, 10 लाख पे कितना? 10,000, तो पॉइंट 10,000, 10,000 पॉइंट का वैल्यू भी 10,000। यस, बराबर। एंड इस तरफ जो गुड्स उसने बेचे, उसका सेलिंग प्राइस भी 10 लाख। तो लॉजिकली मैं क्या करेगा, एक चीज याद रखो, जब कस्टमर मेरे को 10 लाख देता है और मैं उसको 10 लाख का गुड्स और 10,000 पॉइंट देता है, तो मुझे 10 लाख मिला फॉर गिविंग 2 थिंग्स। मुझे 10 लाख मिला फॉर गिविंग 1 गुड्स एंड 1 पॉइंट्स। तो जो गुड्स है उसका कंट्रोल पास हो गया है, पॉइंट का कंट्रोल फ्यूचर डेट पे पास होगा, तो मैं इस 10 लाख को 2 पार्ट में ब्रेक करेगा इन द रेशियो ऑफ देयर स्टैंडर्ड प्राइस और वैल्यू। इस दो ना, अभी इतना क्या देख रहे दो?
बराबर। अब मैं एंट्री पास करेगा सेल्स के टाइम एज कैश और बैंक डेबिट 10 lakhs, बराबर। टू रेवेन्यू जो गया है उसका वैल्यू, और जो जा सकता है फ्यूचर में। रिवॉर्ड पॉइंट बोलो या कस्टमर लॉयल्टी बोलो एज द केस। लायबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 9। यस, अभी तुम बोलोगा सर अगर हम कैश बैंक टू रेवेन्यू करते हैं 10 लाख और पीएनएल टू लायबिलिटी करते हैं तो प्रॉब्लम किधर है? कैश बैंक टू रेवेन्यू करते हैं 10 लाख, जैसे कुछ लोग के दिमाग में था, और पीएनएल टू लायबिलिटी करते हो तो प्रॉब्लम किधर? पहला प्रॉब्लम, रेवेन्यू को तुम 10 लाख बुक करके रेवेन्यू को ओवर स्टेट कर रहे हो, क्योंकि तुमने जो गुड्स बेचा है उसका उसका वैल्यू तुमको 10 लाख मिला ही नहीं, तुमको 10 लाख मिला ही नहीं। नंबर 2, जब पीएनएल टू लायबिलिटी करोगे तो ये तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन हो गया, तो ये ऑब्लिगेशन यू कैन नॉट रिकॉर्ड एट मार्केट प्राइस, यू हैव टू रिकॉर्ड एट कॉस्ट। तो जैसे ही तुम इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे तो होगा क्या मालूम है? वो गुड्स जो फ्यूचर में जाने वाला है, वो गुड्स जो फ्यूचर में जाने वाला है उसका प्रॉफिट भी तुमने आज बुक कर दिया, क्योंकि 10 लाख के अंदर उसका सेलिंग प्राइस तो नहीं, और सामने लायबिलिटी में तुमने कॉस्ट से डेबिट किया है, तो वो गुड्स का भी प्रॉफिट तुमने आज ही बुक कर दिया, इवन दो वो गुड्स फ्यूचर में जाने वाला है। तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, यही अप्रोप्रिएट है। लेकिन इतना ही करके गेम खत्म नहीं होता है। से डीमार्ट बोलता है कि ये पॉइंट्स आप 3 साल के अंदर रिडीम कर सकते हो, विच इज 21, 22, 22, 23, 23, 24। आवाज बहुत कर रहा है लेकिन ठीक है, वो होता तो बहुत अच्छा है। हाँ, कितने साल तक रिडीम कर सकता है? और कस्टमर ने अगर 3 साल तक रिडीम नहीं किया तो 3 साल के बाद लैप्स हो जाए। क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितने पॉइंट्स दिए जाते हैं, जितने, सबके सब रिडीम होते ही नहीं। कॉमन थिंग। कितनी बार अपन भी किधर बाहर जाता है, मॉल में घूमने गया, देखा रहा अच्छा शॉप है, बोला बाहर अच्छा ही लग रहा है, कलेक्शन अच्छा दिख रहा है, गया अंदर, खरीदा खरीदा, वो बोला कितना, तो बस सर आपका मोबाइल नंबर दो ना, फिर मोबाइल नंबर इज योर आइडेंटिटी फॉर योर पॉइंट्स। अपन बोला नहीं चाहिए, बोला सर मिलेगा ना, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। अब कभी आएगा तो अपन भी सोचते हैं छोड़ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो उतना ही देना है, उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है। कभी अगर अपन आए तो बेनिफिट मिलेगा, और नहीं आए तो कभी सोचा ही नहीं था इसका बेनिफिट के पास। वैसे तो कितने लोग आते हैं जो ऑफ बीट ऐसा खरीदते हैं। तो जो 10,000 पॉइंट है, जो 10,000 पॉइंट है, लास्ट से इन द ईयर 21-22, 21-22 6,000 रिडीम हो गए। कितने रिडीम हो गए? 6,000 रिडीम हो गए, और 2 साल बाकी है, बराबर। अब स्टैंडर्ड बहुत ब्यूटीफुल बात करता है, वो तो 6,000 रिडीम हो गए वो बराबर है, 2 साल और बाकी वो भी बराबर है। अब तो क्या करने का, ये 2 साल में कितने पॉइंट रिडीम होंगे ये तेरा एक्सपेक्टेशन बता। 4,000 से ज्यादा नहीं हो सकते, 4,000 से ज्यादा। तो तू बता कितने पॉइंट रिडीम होंगे तेरा एक्सपेक्टेड।
तो 4,000 बोलेगा तो मैं 4,000, देन पूरा 10,000 दूसरे से रिडीम होएगा। पर ऐसा कभी होता तो एक्सपेक्ट करता है कि इट कैनॉट बी मोर देन 3,000। मतलब यू एक्सपेक्टिंग 9,000 विल गेट रिडीम एंड 1,000 विल नेवर गेट रिडीम। मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग इन टोटल 9,000 ही रिडीम होंगे आउट ऑफ 10,000। करंट ईयर में कितने हो गए? 6,000 हो गए। लाइबिलिटी कितने का? 9,901 का। अब करंट ईयर में 6,000 रिडीम हो गया तो एंट्री आएगा लाइबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी डेबिट टू रेवेन्यू। अब ध्यान से देखो, टू रेवेन्यू, प्लीज ध्यान से देखो। मेरे रेवेन्यू में था 9,901। ये 9,901 था 10,000 पॉइंट्स के लिए, लेकिन माई एक्सपेक्टेशन इस पूरे 3 साल में खाली 9,000 पॉइंट ही जाने वाले हैं। खाली 9,000 पॉइंट ही जाने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो एक्चुअली चले गए 6,601 रेवेन्यू बुक होगा। बाकी लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, बाकी लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। फिर से नेक्स्ट ईयर 2022-23 2022-23 1,000 पॉइंट ही रिडीम हुए, बराबर है, 1,000 ही रिडीम हुए। और फिर मैं बोला देख 6 हो गए थे, 1,000 और हुआ। फिर मैं वापस मेरे एक्सपेक्टेशन को चेक करेगा, वापस मैं एक्सपेक्टेशन को चेक करेगा। बोलता है 9,000 सोचा था, 7 हो गया, और 2 हो गया क्या थर्ड ईयर में? बोलता है मुश्किल लग रहा है, और 2 बोल लोगों को याद भी नहीं होता ऐसा कुछ खरीदा, याद भी नहीं होता। बोलता है अब लगता है कि प्रोबेबली 500 ही जाएगा। सो नाउ एक्सपेक्टेशन हैज चेंज टू 7,500। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अगेन आई विल से लायबिलिटी फॉर ब्ला 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 डेबिट टू रेवेन्यू। लेकिन अब कैसे? ध्यान से देखो, 9,901 था, दिस नाउ हैज टू बी स्प्रेड ओवर 7,500। यस, इसमें से आज के दिन तक 7,000 रिडीम हो चुके हैं, इतना मेरा रेवेन्यू में चला जाना चाहिए, माइनस कुछ मैंने ऑलरेडी 6,601 करके कर दिया है प्रीवियस ईयर तक, 2,626 बराबर। अब ये सेकेंड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड ईयर में irrespective of whatever is redeemed, balance will go to revenue. So entry would be liability for customer loyalty to revenue, whatever is balance sheet. Well, that is last year. लास्ट ईयर में कुछ भी चेंज करो, जो बचा है वो तो जाने वाला। समझ में आ रहा है? हेलो, कोई टेंशन? तो द ब्यूटीफुल पार्ट इन द स्टैंडर्ड इज, इतना डीप सोचा। दे आर नॉट सेइंग कि 10,000 पॉइंट है तो 9,901 डिवाइड बाई 10 इंटू 6,000 करो, फिर 9,901 डिवाइड बाई 10 इंटू और 2,000 करो, और फिर जो भी रिडीम होता है, और लास्ट में जो लैप्स होता है उसको बोलता है क्यों उसको लास्ट में जो लैप्स होता है उसको क्यों तू लास्ट डे पे बुक कर रहा है? तो उसका बेनिफिट थर्ड ईयर को मिल रहा है। तो अभी देखना भाई कितना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तेरे को मालूम है कुछ ना कुछ लैप्स होने वाला है, तो जो एक्सपेक्टेड है उसी पे बुक करना। अगर तुम इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो किधर ना किधर तुम्हारा शेयर बेस्ड पेमेंट के साथ बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट होता है। ऑप्शन मैंने 10,000 दिया है, लेकिन मैं सब कुछ 10,000 पे नहीं करता, कितना ऑप्शन वेस्ट होगा, कितना ऑप्शन उस एक्सपेक्टेशन पे काम चलता है, और फिर ईयर टू डेट एडजस्टमेंट करते हो। याद है, यहाँ भी तो वही कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? यस, द ओनली थिंग जिमी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, द ओनली थिंग इज कि अगर लंबा पीरियड है तो दिस वुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड नंबर टू बी रिडीम, और हर साल रेवेन्यू में जो बुक होगा will be divided by expected number into actually कितना रिडीम हो चुका। समझता ही है? कोई टेंशन? पक्का?
किसी को किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट? हाँ तेजास। तो 9,000 रिडीम करेगा, वही तो किया ना मैंने। ढूंढ देना। तो मैं तो पहले साल से तो कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर का ही तो है। ढूंढ देना। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन इधर 10 लाख और 9,000 नहीं करेगा, तो 10 लाख और 10,000 ही करेगा। क्योंकि ये जो 10,000 का बेनिफिट है वो 3 साल में स्प्रेड होगा, फिर भले 10,000 में से 1,000 ही रिडीम हो इतने एक्सपेक्टेशन में, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्प्रेड करेगा। इसका कुछ भी वर्थ में इस गुड्स को देगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन करने की सोचते ना करी, ऐसे सोच रहा था, वो कभी भी नहीं हो। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कुछ पूछना चाहता है? मतलब हमसे क्या फर्क पड़ा? एडवांस तो आज ही जाएगा। एडवांस तो आज ही जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? ऐसे कितने ऐसे कितने रिडीम पॉइंट्स के लॉजिक है कि जहाँ तू बोलेगा ना इतना पॉइंट मिला, मतलब इतना पॉइंट मिला तो मैं उसको, मेरे को तो इतना पॉइंट दे रहा है ना, तो मैं तो ऐसे बहुत बार बोलता है उसको, काउंटर पे जाएगा ना, भाई सर आपके इतने का बिल हुआ, आपको इतना पॉइंट मिला, मतलब एक काम करना, ये पॉइंट भी अभी का भी रिडीम कर दे, मतलब आप बताने नहीं चाहते। तो सर ऐसा रूल नहीं है, आपको नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा तभी वो रिडीम होगा। तो अवेलिंग तो नेक्स्ट टाइम ही है। समझ रहा है? कोई टेंशन? कोई डाउट? बराबर है। यू आर सेइंग 10 रिडीम होगा, अगर 10 नहीं हो गया तो नेक्स्ट ईयर 5 होगा, और 5 नहीं होगा तो 3 होगा। बराबर है। सो इट कुड बी आइदर 10 और 5 और 3, 3 साल के पीरियड में। बराबर। अब ये पहले 10, 5 और 3 में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी लगा, तो तेरे को एक एवरेज मिलेगा, फिर खेलते रहेगा। देन यू टू प्ले। अच्छा, तुम ये भूल रहे हो कि ये सब जो कर रहे हो रियल लाइफ में, इसके अलावा सेकेंड ईयर का जो रियल साइंस हुआ रहता है उसमें भी तो पॉइंट होते हैं। तो फिर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के भी रिडीम होंगे, सेकेंड के भी रिडीम होंगे। थर्ड ईयर में फर्स्ट के भी होंगे, सेकेंड के भी होंगे, थर्ड के भी होंगे। ये साइकिल है। हाँ, इसलिए बहुत सारी कंपनीज रिडीम पॉइंट का एक सेपरेट सॉफ्टवेयर भी लेता है। हाँ, और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये जो फर्स्ट एंट्री हमने ऐसा डिवाइड किया, ये जो फर्स्ट एंट्री हमने ऐसा डिवाइड किया, वो कोई नहीं करता। कोई अभी डी मार्ट में उसको बोला ये एंट्री पास करो, पागल हो गया। वो नॉर्मल एंट्री पास कर दो। कैश बैंक टू रेवेन्यू, कैश बैंक टू रेवेन्यू, कैश बैंक टू रेवेन्यू, कैश बैंक टू रेवेन्यू आ जाता। फिर आइदर मंथली बेसिस, वीकली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन को उसका पीएनएल कितना एक्यूरेट और कितना शार्प चाहिए। मिनिमम क्वार्टरली बेसिस, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज अगर देते हैं तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं कितना पॉइंट्स हुआ, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, उस क्वार्टर कितना रिडीम हुआ, उस बेसिस से वो रिडम्पशन में से तुम्हारे रेवेन्यू में से पहले तो एक पोर्शन निकाल के लायबिलिटी में डाल देते हैं, फिर डालते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, टोटल बेसिस पे, और उसमें से अगर कुछ रिडीम हो गया तो लायबिलिटी में से कुछ पोर्शन वापस रेवेन्यू में डालते और बैलेंस लायबिलिटी में दिखाते। ऐसा एवरी एट एवरी सेल पॉइंट ये
कोई नहीं करता, क्योंकि सेल करता रिटेलर है, बराबर। और इनके स्कीम्स भी लॉयल्टी पॉइंट्स वाले स्कीम्स होते हैं, लेकिन इनके सेम स्कीम भी इन टैंडम चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं हर बार। यस, इसलिए बोलते सामने वाले रिटेलर को तकलीफ मत दे, मतलब ब्रांच पे तकलीफ मत दे, शॉप पे वो बुक कर दे रेवेन्यू। वो जैसे रेवेन्यू बुक करेगा, वो रेवेन्यू पे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, वो पॉइंट सॉफ्टवेयर पिकअप करेगा और फिर आपको पूरा एनालिसिस देगा कि भाई इतने पॉइंट्स हो गए हैं, अब इतने पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स इतने टाइम तक रिडीम हो सकते हैं, ये इतने टाइम तक रिडीम हो सकते हैं। फिर तुम्हारा मार्केटिंग टर्म 3 देगा कि भाई इतना प्रोबेबिलिटी है कि रिडीम होगा, तो परसेंटेज से टोटल रिडम्शन मिलेगा, और उसमें से कितना हो गया, कितना हो गया, उतना को रेवेन्यू मिला, बाकी वो लायबिलिटी मिला। ऐसा साइकिल चलता है। समझ रहा है? अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यस, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन 40 पे आओ। वन 39 ना? हाँ, क्वेश्चन 40 पे आओ। आए क्वेश्चन 40 पे। KK runs a departmental store which award 10 points for every purchase of rupees 500। हर 500 रुपए पे 10 पॉइंट मिलेगा। हाँ, मतलब 200-300 पे नहीं मिलता, 500 पे 10 पॉइंट, ऐसे समझ के रखते हैं। विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट। वो तो बराबर है। ईच पॉइंट इज रिडीमेबल ऑन फ्यूचर परचेज ऑफ के प्रोडक्ट्स विद इन। चलो अच्छी बात है, 3 साल वाला ही लॉजिक ले लिया। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज 50 पैसे। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 17-18, entity awarded 1 lakh point to various customer, of which 18 lakh point remained undiscounted, मतलब to be redeemed till 31st March 2020। इसका मतलब 82 lakhs रिडीम हो चुके, 82 रिडीम हो चुके। The management expect only 80% of remaining will be discounted in future। discounted in future मतलब will be redeemed in future। इधर discounted means redeem and undiscounted means not redeem। कुछ लोग बराबर से लिख लो, क्योंकि फिर इंग्लिश तकलीफ देगा। द कंपनी अप्रोच योर फर्म, देखो हरिभक्ति, योर फर्म with following queries and I'm asked you to suggest accounting treatment journal entries under the applicable Ind AS for this award point। How should recognition be done for sale of goods worth 10 lakh on a particular date? किसी एक दिन 10 लाख का सेल हुआ तो 10 लाख का एंट्री क्या पास होगा? How should redemption transaction be recorded for year 17-18? The company has requested you to present the sale of goods and redemption as independent transactions। Sale अलग, redemption independent। Total sales of entity is 5,000। अभी पूरे साल के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले बोला 10 लाख का एक नॉर्मल एंट्री दे दे, फिर बोलता है पूरे साल में 5 लाख का, सॉरी 5,000 लाख का सेल हुआ है, तो उस पर कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, बराबर है, और उसका रिडम्पशन जो ऊपर दिया हुआ है। How much deferred revenue should be recognized at the year end because of the estimation that only 80% of outstanding point would be redeemed? In next year 60% of outstanding point were redeemed, balance 40% of outstanding point still remain outstanding। So how much deferred revenue should be recognized in next year, and what would be the balance of deferred revenue? How much revenue would be recognized in year 1920 if 3 lakh point are redeemed in 1920? मतलब पूरे 3 साल का रिडम्पशन वाला अकाउंटिंग करना है, लेकिन सबसे पहले ये 2 एंट्रीज देनी है। खाली 10 लाख का सेल होता किसी दिन तो क्या ब्रेकअप,
और टोटल सेल्स अगर 5,000 लाख का होता है तो सेल्स का क्या एंट्री, और उसमें तुम्हारा पॉइंट्स का क्या एंट्री। पहले ये दो एंट्री मेरे को आप दे दो।
या फर्स्ट दो एंट्री किया गया। करें डिस्कस। चलो पहला, 500 रुपये पे कितना? 10 पॉइंट है। तो मेरे को बताओ 10 लाख पे कितना होगा? कितना पॉइंट होगा? 20,000। एक पॉइंट का वैल्यू क्या है? मतलब वर्थ इसका 10,000 है। मतलब मेरे को 10 लाख को बाइफरकेट करना है 10 लाख में और 10,000 में। ये तो मैंने भी किया था ना। 9,90,000। 9900। और ये ऐसा आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा अपना? एंट्री बनेगा बैंक डेबिट 10 lakhs और रेवेन्यू या सेल्स 990099 टू लायबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 9901। कोई टेंशन? पक्का? अब इसी के जगह पे कितना, 5,000 कितना बोला सर? 5,000 lakhs। 5,000 lakhs तो कितने पॉइंट्स होंगे? वन करोड़ के 100 करोड़? 100 lakhs बोल रहा है। मैं डर गया, बोला एक 100 lakhs 50 पैसे। 50 lakhs। सो दिस इज 5,000 lakhs, दैट इज 50 crores ना। 50 crores इज टू 50 lakhs। बांटो। 49 करोड़ 50 lakhs। है? फिर बाकी भाई आएगा कि नहीं आएगा? फोन नंबर जितना दे रहा है, हाँ। और ये भी वही होगा ना, 4950। बराबर ना? $49 50 लाख 49,505 बराबर है। हाँ। एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक 50 crores टू रेवेन्यू 49 ब्ला 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 टू लायबिलिटी। बराबर है। बस अब ये जो लायबिलिटी क्रिएट किया है
ये कितने पॉइंट्स का लायबिलिटी है? 100 lakhs। 100 lakhs का लायबिलिटी है। इस 100 में से ईयर 1 में 82 lakhs ऑलरेडी रिडीम हो चुका है, और ईयर 2 एंड ईयर 3 में 18 lakhs का 80% एक्सपेक्ट हो रहा है, 1440। इसका मतलब यह टोटल एक्सपेक्टेशन इज 96 points is going to be redeemed over 3 years. अब इसके बेसिस पे फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, सेकेंड का और थर्ड का, तीनों को दे दो। खुद से करना है, ऑनेस्टी रखनी है। कृष्णा तो एंट्री पास करने में मत जा, खाली वैल्यूज ढूंढ, एंट्री तो सबका सेम ही है। चलो पे अटेंशन। फर्स्ट ईयर में एंट्री तो यही रहेगा, देखो, लायबिलिटी फॉर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम टू रेवेन्यू। क्या ईयर का नाम क्या, वो 2000 क्या है, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, बराबर है। तो पहले 17, 18 तुम्हारा टोटल लायबिलिटी क्रिएट हुआ है 49, 54, 95। एक्सपेक्टेड है 96 लाख, उसमें से 82 लाख रिडीम हो चुके। कितना आता है बोलो? बराबर। इधर 4211,002। तो बैलेंस कितना बचता है? व्हाट इज बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिखेगा? 7394। इधर बैलेंस बचता है फिर 18, 19। अब बताओ 2018, 19 में कितने रिडीम हुए? 18 लाख के 60% कितने हो गए? 10 लाख 80 हो गए। तो मैं तो अभी भी यही करेगा, 49, 54, 95 डिवाइडेड बाय 96, 40। मैं 96, 40 इसलिए लिख रहा हूं कि उसने सेकेंड ईयर के एंड में एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं किया है, नहीं किया तो मैं सेम एक्सपेक्टेशन रखेगा, इनटू 92 लाख 80,000। 92 लाख 80,000 माइनस कितना था, 42, 5 लाख 554 620, बराबर। अच्छा, अब मेरे को बता बैलेंस कितना पड़ा रहेगा? बैलेंस बैलेंस शीट में 1 ये पड़ा रहेगा। अब थर्ड ईयर में कितने रिडीम हो रहे हैं? तो अगर तुम देखोगे तो हमने सोचा था 9640, लेकिन एक्चुअली हो गया 9580। तो अब कुछ फायदा नहीं लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो तुम 49, 54, 95 डिवाइड बाई 95 हुआ ना, 9580 करोगे, इंटू 9580 करोगे, माइनस पहले दो का करोगे, बचेगा तो बैलेंस ही बनेगी। फिर लास्ट ईयर में कुछ भी चेंज होएगा, कुछ फर्क पड़ता? इधर 184, 873 विल गो टू रेवेन्यू, बराबर। अब तुम्हारा पेज नंबर 140 पे आओ। 140 और 141 पे देखो, ये सब वैल्यूज दिख रही है, कैलकुलेशन देखो, एंट्रीज देखो, स्क्रीन पे जो वैल्यूज दिख रही है वो वैल्यू के साथ मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, देन यू शुड बी मोर देन हैप्पी।
कि तुमने इतना बड़ा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर दिया विद ऑल द डेटा विथ यू, एंड इसके बाद रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी कंपनी के पास कंपनी लॉयल्टी पॉइंट्स है, यू ऑलवेज हैव वन गुड क्वेरी, यू कैन ऑलवेज इंप्रेस योर बॉस। टेक इट फ्रॉम मी, बहुत ही अच्छा कंपनी रहेगा तो स्ट्रक्चर रहेगा, या तो हमेशा अनस्ट्रक्चर पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो जैसे पता चला लॉयल्टी पॉइंट करता है, पहले एरिया वही करने का, करके क्वेरी मिलेगा, लोग बोलेंगे अरे काम तो एक ही कर रहा है, क्योंकि ये गेम इधर ये हमें 17-18 के पॉइंट्स का अकाउंटिंग देगा। 18-19 में नए पॉइंट्स आए होंगे जो 18-19, 19-20, 20 होने वाले होंगे, तुम समझ रहा है। और रियल लाइफ में तो एक्सपेक्टेशन भी चेंज होते रहते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम पीपल इन रियल लाइफ डोंट नो दे हैव टू बी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉइंट, दे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। वो भी गलत है। फिर क्या होता है, लास्ट ईयर में ज्यादा रेवेन्यू बुक हो जाता है, बिकॉज लैप्स तभी होता है। समझता है ये, गेटिंग इट, सॉल्यूशन मैच किया, सब मैच हो रहा है, प्रॉपर है। दिस इज क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द जीएफआरएस पेपर। 115 में इतना बड़ा क्वेश्चन मिलना 3 साल वाला है ही नहीं। वो जीएफआरएस पेपर वाला था, इसलिए उसको लेके आया, बोला भाई भाई ये करते हैं तो क्या पूरा लॉयल्टी पॉइंट्स का इम्पैक्ट समझ में आएगा। कोई टेंशन, समझ में आया। ओके, दिस कंप्लीट्स, आई थिंक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। यस, दिस कंप्लीट्स step 3 and we come to step 4. Step 3 complete हो गया, we come to step 4. What is step 4? Allocation of कर ले, मैं रुका हूं, कर ले, कुछ ही बाकी तो कर ले, पक्का। कृष्णा, स्टेप 4। स्टेप 1 क्या है कृष्णा? Identifying whether there exists a contract or not. 2, identifying performance obligation. 3, 4, when will step 4 not come? समझा कैसे हिट होता है? ऐसे हिट होता है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है तो स्टेप 4 पे जाना है, नहीं फिर डायरेक्ट स्टेप 5 पे जाना है। लेकिन अगर मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो एलोकेशन करना पड़ेगा टू वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंट्रोल सबका एक साथ पास हो रहा है या अलग अलग पास हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अब वेरी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, क्या ज्ञानी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जी फॉर ज्ञानी, बराबर है। बबीता जी आती है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में और बोलती है जेठा जी, जेठा तो ऐसे ही पागल है, बोलता है क्या चाहिए? बोलता है जेठा जी मुझे एक एसी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक एलईडी चाहिए, 3 चीजें चाहिए। जेठा बोलता ठीक है पसंद करो, तो पसंद करती है, बोले ये एसी, ये फ्रिज, ये एलईडी। नट्टू काका बिल बनाते हैं, तो बिल बनाते हैं तो वो एस्टीमेट वाला बिल बनाते हैं,
बोला एसी जो सिलेक्ट किया है उसका वैल्यू है 25,000। फ्रिज जो सिलेक्ट किया है उसका वैल्यू है 35,000। एलईडी जो सिलेक्ट किया उसका वैल्यू है 30,000। नट्टू काका बोलता है जेठालाल को कि 90,000 का बिल हुआ। बेटा देखता है सब, तो पिताजी ऐसे देखते थे 90,000। जेठा बोलता पिताजी 90,000 दूसरों के लिए, आपके लिए 90,000 नहीं, आपके लिए 75। बबीता बोलते कब मिल जाएगा? बोलता है बबीता जी फ्रिज तो रेडी पड़ा है, वो भी भिजवाता हूँ। एलईडी ये वीक के एंड तक भिजवाता हूँ। एसी आपको नेक्स्ट वीक तक मिलेगा इंस्टॉल हो। फ्रिज तो अभी भिजवा रहा है, एलईडी ये वीकेंड पे, एसी नेक्स्ट वीक। तीनों का सेटिस्फेक्शन अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो रेवेन्यू भी उस तरह से ही। बबीता 75,000 दे देती है जेठा को, बोलता है रख पैसा। तो क्या जेठा पास कर दे एंट्री, कैश बैंक टू बबीता, सॉरी कैश बैंक टू रेवेन्यू 75,000? नहीं, जेठा मैक्सिमम फ्रिज का रेवेन्यू बुक कर सकता है, बाकी दो का रेवेन्यू एक का वीकेंड पे दूसरे का नेक्स्ट वीक में। हाँ, लेकिन देन 75,000 को ब्रेक कैसे करें? फ्रिज का कितना, एसी का कितना, या 35 फ्रिज का ले लेगा, फिर 30 एलईडी का ले लेगा तो 65 हो जाएगा। 10 बचेगा, तब जब एसी इंस्टॉल करेगा तब 10 बुक कर देगा। ऐसा ऐसा 35 भी बुक कर लेता फ्रिज का, फिर वीकेंड में जब एलईडी जाएगा तब 30 बुक कर देगा, तो 65 बुक हो गया, फिर 10 पड़ा रहेगा। वो 10 जब एसी बेचता है तब एसी, बराबर है ना? जी फॉर ज्ञानी, बराबर ना? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? बोलो। डिस्काउंट टोटल कितना है? व्हाट इज टोटल डिस्काउंट? अगर मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करता है, 35, 30 और फिर 10, तो पूरा का पूरा डिस्काउंट एसी में चला गया। जबकि रियल लाइफ में एसी में 10 में बेचता भी नहीं है, तो फिर करे तो करे कैसे? पूरे 75 को बाइफरकेट करो, एसी, फ्रिज, एलईडी, in the ratio of 35 is to 30, which could also be 5 is to 7 is to 6। तो तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एलईडी में 5 का डिस्काउंट है, फ्रिज में 833 का डिस्काउंट है, और एसी में 4। तो डिस्काउंट मिला के 15 ही हो रहा है, लेकिन ये 15,000 लॉजिकली स्प्रेड हो रहा है हर प्रोडक्ट में, क्योंकि तुमने कॉम्बो डील किया है, तो डिस्काउंट भी हर प्रोडक्ट में स्प्रेड होना चाहिए विथ रेफरेंस टू देयर स्टैंड अलोन सेलिंग। समझता ही है? गुड टेंशन इजी, बट लाइफ इतना इजी नहीं है।
11 फीस, 12 फीस, या 200 बेमो ऐसा करके बेचता है ना। बीके इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी, बीके इकोनॉमिक्स मैक्स, ओसी, है ना। हाँ। और फाउंडेशन में तो सब सब्जेक्ट, ऐसा कोई टेंशन नहीं। 11 का फीस 25,000, 12 का फीस 40,000, सीएफसी का फीस 35,000, टोटल 1 लाख। कोशिश यही होती है कि पेरेंट आए तो कॉम्बो ही लेके जाए। क्या लेके जाए? कॉम्बो। कोई भी पेरेंट कॉम्बो में मांगता है कि भाई कॉम्बो, बोला 75। 11th फर्स्ट ईयर में खाली 11 का ही परफॉर्मेंस होगा, सेकेंड ईयर में 12th एंड फाउंडेशन, 12th एंड फाउंडेशन हो। वो भी फाउंडेशन कुछ सेकेंड ईयर में होगा, थोड़ा थर्ड ईयर में होगा, कुछ सेकेंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर। 12th पूरा का पूरा सेकेंड ईयर। सबके परफॉर्मेंस, सेटिस्फेक्शन, ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन अलग अलग टाइम लेवल पे। तो क्या करे? 25,000 11, 40,000 12, 10,000 सीए फाउंडेशन, 75 हो गया। ऐसा करने का तो क्या करने का? 25, 40:35। बराबर। डिस्काउंट लॉजिकली स्प्रेड हो गया तीनों में। 6250 इसमें, 10,000 इसमें, 8750 इसमें मिलाएगा तो कोई टेंशन? पक्का? अब इसी तरह से लॉजिकली डिस्काउंट स्प्रेड करना है, हर प्रोडक्ट को डिस्काउंट लगना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। बराबर। अब सवाल उठता है, अब सवाल उठता है कि लेट से 11 12 सीएफसी है, बराबर। सीएफसी 35, 12, 40, 11, 25, टोटल 1 लाख, बराबर है। और लेट से जेकेएससी ये तीनों को कंबाइन 75 में बेच रहा है, एंड 11 12 का कॉम्बो वो 40 में बेच रहा है। 11 12 का कॉम्बो वो कोई बोले हमको सीए नहीं करने, 11 12 करना है तो 11 12 40, 11 12 40 में, 11 12 सीएफसी 75,000 में, ऐसा करके वो बेच रहे। सो ईयर स्टैंडर्ड से कि देखो 75,000 लॉजिकली 25 40 और 35 के रेशियो में जाना चाहिए, बट ऑलरेडी तुम 40 एंड 25 65 को कॉम्बो में 40 में बेच रहे हो। कॉम्बो में मतलब वहां तुम 25 का डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। दिस इज 65 एंड 40, कितने का डिस्काउंट है? 25 का डिस्काउंट है, बराबर है। एंड 1 लाख और 75, कितने का डिस्काउंट है? 25 का डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट मैच हो रहा है, प्रॉपरली मैच हो रहा है। यस, तो फिर बोलता है यहां फिर 75 को 25 40 35 मत करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम 65 को 40 में तो बेच ही रहे हो बाकी सबको। तो फिर यहां तुम 75 को, यहां तुम 75 को
ब्रेक करोगे, 75 को ब्रेक करोगे, 11 12 40 CFC, बराबर है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज 75 मास ब्रेक हो गया। अब ये 40 जाएगा 11 12 इन प्रपोर्शन टू 25:40। इन दैट केस पूरा का पूरा डिस्काउंट किसमें आएगा? 11 12 में। क्यों? क्योंकि एनीवे तुम उसको 25 का डिस्काउंट दे रहे थे, एनीवे तुम उसको 25 का डिस्काउंट दे रहे थे। तुम समझ रहा है? बिकॉज वो 100% मैच हो गया, तुमने, अब समझो, यही 75 के जगह पे तुम 80 में बेचते हो, तो क्या? बेटा 75 को 80 में बेच रहे हो बोल रहा हूं। अभी टोटल डिस्काउंट 20,000 है। तो तो बेटा डिस्काउंट ही टोटल 20 है। कुछ नहीं, अब डिस्काउंट पूरा का पूरा मैच नहीं हो रहा ना, स्टैंड अलोन प्राइस पे 80,000 को बाय टारगेट करने का स्टोरी था। सिमिलरली 80 के जगह पे मान लो 70 है, तो दिमाग नहीं लगाने का, 25 इसका और 5 इसका, क्या बेसिस पे? मतलब तुमने बोला जो एक्स्ट्रा 5 है वो 35 का ही है, क्यों ये दो का नहीं हो सकता है? मैच नहीं हो रहा ना 25 और 30, नहीं हो रहा ना, पूरा 30 स्प्रेड होगा 11 12 CFC। सी मैच हो रहा तो करो, मैच नहीं हो रहा तो फिर उसमें दिमाग ज्यादा मत लगाओ, देन नॉर्मल, देन नॉर्मल। समझता ही है? पक्का? कोई टेंशन? अब लेट्स ऐसे, JKSC 11 12 CFC 25 40 35, 25 40 35, 1 लाख है। हाँ, 1 लाख में इंडिविजुअल प्राइस है, और कॉम्बो, कॉम्बो 75 में, बराबर है। अब ऐसे फीडबैक ले रहा है, तो तुम्हारे से फीडबैक ले रहा है कि भाई 11 12 या फाउंडेशन के बच्चों को तुम देखते हो, तो तुमको क्या लगता है कौन सा एरिया में इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, इफ एनी? उनको देख के, जो तुमको देख के मैं बताऊंगा, उनको देख के। कभी तो गौर से देखा है 11 12 फाउंडेशन के बच्चों को? लिफ्ट में आते जाते तो देखा ही है। हाँ, क्या लगता है, क्या 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 इंप्रूवमेंट लगता है या तुमसे बेटर है? जस्ट पूछ रहा हूँ, तुमसे बेटर है? नहीं, इंप्रूवमेंट चाहिए, तो क्या? वो तो पूछ रहा हूँ, बोलने का उसमें क्या है? फिर मैं बाहर जाके बैच में बोल दूंगा ये ऐसा बोल रहा था। लिफ्ट क्या? लिफ्ट का क्या इंप्रूवमेंट बेटा? मैं बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। वाली, अच्छा इंटर के बच्चों को तो देखा ना बहुत बार, सैटरडे संडे बहुत बार इंटर वाले भी मिलते हैं ना।
है ना। और कभी कभी बातें भी सुनिए ना उनकी। लेड बैक करते हैं मतलब। मतलब यू आर सेइंग तुम पंक्चुअलिटी का कमी है, मतलब समवेयर लेजीनेस है। ठीक है। और लेकिन फिर भी, अरे आजू बाजू में बिल्डिंग में होते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, यस। लिस्ट में बहुत आवाज करते, बिहेवियर। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस को मैं अगर प्रॉपरली अगर वर्डिंग में डालू, कहना से एटीट्यूड बहुत गलत है। मतलब जो यहाँ दिखाते हैं, जिस दिन मार्केट में गए, देखो फ्रैंकली बोलता हूँ, तुमने जब इंटर से ये क्लियर किया तो इनिशियली तो फीलिंग यही था, मैं तानाजी, मैं तानाजी। हाँ, तानाजी को कोई भी काम है तो मैं ही तानाजी, कोर्ट तो मैं ही कैप्चर करेगा। लेकिन आर्टिकलशिप का 1 महीना 2 महीने होते होते हुए तानाजी एकदम डायरेक्ट जाके पिताजी हो गया। बोला जाने दे रे बाबा, ये बहुत फटके पड़ रहे हैं, बहुत कुछ है इधर, अपने को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बाबा। यस। यस। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? कुछ लोग तो यही थे कि भाई पहले महीने में बोला था ट्रांसफर कैसे मिलता है रे, तो ले लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने ट्रांसफर लिया, जिन्होंने ट्रांसफर लिया और लेने के बाद बोला है ना, वो भी ऐसे ही हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो कुछ दिखा, उस दिन तुमको पहली बार एहसास हुआ कि जो लोग बोलते हैं दुनिया में ह्यूमैनिटी नहीं है, वो क्यों बोलते हैं, वो तुमको एहसास नहीं हुआ। और उसका सबसे ज्यादा एहसास तो तुमको लोकल ट्रेन करवाता है, जब पीक आवर्स में तुम ट्रैवल करते हो। ह्यूमैनिटी छोड़ो, इधर तो सामने वाले को ह्यूमन बीइंग में नहीं समझते। घुसेगा मतलब लोकल, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, अगर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, इट इज नॉट पीक आवर, इट इज नॉट पीक आवर, बट जब कॉलेज टाइम ट्रैवल करते हो, यू विल, मतलब यू फील दैट दिस स्टूडेंट्स आइदर दे आर नॉट थिंकिंग, या ब्रेन को घर पे छोड़ के आते हैं, या ऊपर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग में डाला ही नहीं है, बोला जा तो ऐसे ही जा, तेरे को जरूरत नहीं है जा। मतलब यू विल नॉट बिलीव, दे विल गेट फ्रॉम मुलुंड, मुलुंड में चढ़ेंगे। यस। predominantly they want to either get down at Vidya Vihar और they want to get down at Matunga, बराबर, ये दो में से एक जगह पे दे वांट टू गेट डाउन। मुलुंड में चढ़े, जब मुलुंड में चढ़ते तो इट इज नॉट पीक आवर ऑल्सो, तो प्रीडोमिनेंट यू फाइंड दैट अंदर वाला जगह जो रहता है ना, उसमें लोग बैठे हुए रहते हैं, खड़े वाला कोई नहीं रहता है। अब तेरे को तो विद्या विहार या माटुंगा उतरना है, जहां ऐसा चढ़ते हैं जिस दरवाजे के वहां, वहीं राउंड में, बराबर, नेक्स्ट स्टॉप आया, लोगों को उतरना है, वो वैसे ही खड़े, उतरना थोड़ा ऐसे से एडजस्ट होंगे, उतरने दें, चढ़ रहे हो कुछ लोग, वो वैसे ही खड़े रहेंगे। हाँ, दूसरा स्टॉप वैसे ही, तीसरा घाटकोपर तक तो फिर वो क्राउड भी, उतरने वाला भी वो उतरना ऐसे, भाटुंगा वाला भी ऐसे ही, विद्या विहार तो चलो समझ में आता है, घाटकोपर की बात तो भी उतरना ही है, लेकिन वो ऐसे ही खड़ा रहे। उसको ये समझ में नहीं आता है कि दोस्त ये ट्रेन है, पप्पा ने नहीं खरीदा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हाँ, जहां दरवाजे के पास अपने को अटकाना नहीं है लोगों को,
अपने को अपने स्टॉप के पहले दरवाजे के पास आना है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? इतना मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ तेजस? मतलब बोलते ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिविक सेंस, कॉमन सेंस तो बहुत बड़ी बात हो गया। समथिंग कॉल्ड एज सिविक सेंस की बॉस। एक बार तो मैं एक घाटकोपर लेक्चर था, मुलुंड से मैं ऐसा चढ़ा, मुलुंड से ऐसा चढ़ा और वो थाना से ग्रुप आया हुआ था, तो ऐसे ही खड़े थे। मैं बोला थोड़ा वो, इस बार उन लोग जिस तरह से खड़े थे वो अंदर जाने के लिए भी रुके हुए थे, रोक के रखा था। मैं बोला अभी अंदर जाएगा कैसे, बोला अंदर से फिर अपन बीच में क्यों आएगा किसी का, तो जा ही नहीं रहा अंदर कोई। बोला अभी जाएगा, नहीं जा रहा है। फिर एक डॉट था, उसको ऐसे ऐसा किया, बोला किधर उतरेगा, माटूंगा, अंदर जाना फिर। सर जोर से बोला मैं, तो अंदर जाना। तो देखे, तो कुछ तो हो गया, सब ऐसे अंदर चले गए। वेरी गुड, वेरी गुड, मेरा काम हो रहा है। मैं बोला अरे, क्योंकि अपन जैसा, वो पूरा अंदर वो सीट सेंस है, मतलब अपन क्यों धक्का मारेगा, मतलब जाएगा वो अंदर, या तो मतलब इसको उतरने करेगा तो ऐसी जगह हो जाएगा। मैं उतर रहा है, मैं जा रहा है, अपने को इतना अटका के रख रहा है। मैं फिर मैं बोला, इसको मैं लगा दिया ये, तो फिर तो पूरा अंदर से जानने जानने अंदर चला गया। मैं लग गया ना, तो खाली हो गया। वो ऐसा खाली हो तो उधर दो आदमी जो खड़े थे उधर से, मतलब मेच्योर पीपल ऐसे देख के, ऐसे स्माइल करना, क्या किया मैं, मतलब कुछ अच्छा काम किया था मैंने, भगा दिया उसको। सुन लो बेसिक सिविक सेंस। यस। अच्छा, हाउ टू स्पीक व्हेन यू आर इन द पब्लिक। जैसे अगर लिफ्ट में आवाज बहुत करते, लिफ्ट है, इट्स अ पब्लिक प्लेस। ठीक है, तुम मेजोरिटी में चार जन हो लेकिन पीछे तीन जन और खड़े हुए हैं, यू शुड भी मतलब, यार, ये ठीक है, बस कर बेटा, पीपल हु आर स्टैंडिंग। तो कुछ गलत बोल रहा है क्या, आपको याद है आप ऐसा थे, हम समझ रहे हैं? समथिंग विच इज कॉल्ड एज एटीट्यूड, पब्लिक बिहेवियर, सिविक सेंस, कॉमन सेंस तो बहुत डिफिकल्ट है मैडम, बट इतना सेंस भी डाल देगा ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, if you look at this lot of people, you will also find that very few understand the advantage of how to be networked. Yeah, the life over here will depend upon how is your interpersonal skill. तुम्हारा ऑफिस में भी देख लो, कोई सीनियर रहेगा, तुम जब उसके साथ टेक्निकल बात करते हो तो बहुत बार फ्रैंकली बोल देगा ये मेरे को मालूम नहीं है, मैं देखा नहीं रे, मेरे को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में हिट रहेगा। यू विल फाइंड उसका सैलरी भी बाकी सबसे अच्छा है, लेकिन जब टेक्निकल बात करने जाते हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ टाइम ही विल गिव अप। या गिव अप करेगा, तुमको दिखाने का नहीं रहेगा तो तुमको लल्लू बनाने का कोशिश करेगा, और तुम मेकआउट कर लोगे यार ये बना रहा मेरे को। यस। तो फिर बोलता है यार फिर उसको इतना अच्छा पगार कैसे, इसको इतना अच्छा लेवल कैसे। यस, इट कुड बी इवन वन ऑफ द पार्टनर। यू विल फाइंड कि इसका नॉलेज उतना स्ट्रांग, बट ही इज वेरी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल, ही नोज हाउ टू हैंडल क्लाइंट। एक एक करोड़ दो दो करोड़ फीस वाला क्लाइंट के साथ वही बात करेगा, और वही बात करेगा तो क्लाइंट हाँ चलो कर देते, तो उसका इंटरपर्सनल स्किल उतना अच्छा है। उसको मालूम है बंदे को कितना नस दबाने का, उसको ये नहीं आता है, तो दे और कोई करेगा ना, मेरे को ये क्यों करने का, मेरे को बंदे को यस करवा के ऑर्डर लेना है। यस, तो इंटरपर्सनल स्किल इज वेरी वेरी की, बिकॉज आजकल कुछ भी काम होता है टीम में ही होता है, एंड टीम में यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस, कैन यू? तो ये सब देखते हुए हमको ऐसा लगा कि यार बात तो सही है, और थोड़ा बहुत जेके शाह क्लासेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि खाली इसको पास नहीं कर, बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जाने दो, वो अब होता नहीं हमसे।
फ्रैंकली स्पीकिंग सीए फाइनल में भी कोशिश ये होती है पास हो जाओ, शायद थोड़ा तुमको नॉलेज मिल जाए, बाकी पढ़ाना अब नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता, जाने दो। यस, तो बोला लेकिन एटलीस्ट कुछ तो सिविक सेंस, कुछ तो बिहेवियर, तो हमने स्टार्ट किया समथिंग कॉल्ड एज कोर्स, बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना फिनिशिंग कोर्स बोलते हैं, फिनिशिंग कोर्स, जिसको बहुत ट्रेडिशनल वर्ड में बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया, लेकिन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया तो हमने बोला यार इसको अलग से बेचेंगे तो तकलीफ है, वी आर नॉट नोन फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तो एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये चल ही रहा था, ये ये चल ही रहा था। कभी 75,000 में बेच रहे थे, दिस यस, और उसमें ऐसा समझ लो ये दो को कॉम्बो में बेच रहे थे एस 40,000। वेरी क्लियर के बॉस जो भी डिस्काउंट है इट वाज विद रेफरेंस टू 11th एंड 12th, और वही कर रहे थे, और फिर ये कॉम्बो में हमने ऐड कर दिया और बोला विद दिस फीस इज यस, इसका स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है ना, बेचते ही नहीं है उसको, कैसे बेचेंगे? हमारे एक्सपर्टीज भी नहीं, खाली वैल्यूएट करने के लिए कर रहे हैं कि वो बच्चा एटलीस्ट फाउंडेशन के बाद इंटर में आए, तो एक बिहेवियर में आए, तो उसको इंटर में पढ़ाना भी इजी हो जाए और उसका आगे थोड़ा सा कुछ डेवलप भी हो जाए। समझ रहा है? यस, तो अब इस सिनेरियो में क्या करोगे? 77 है, उसके पहले 75 था, इसको ऐड करके 77 में बेच रहे, और इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो करोगे क्या? इसे सिंपल है, ऑलरेडी ये तीन मिला के 75 में बेच रहे थे बराबर, तो 75 इज डेफिनेटली फॉर ऑल दिस थ्री, विथ 40 फॉर 11 12 एंड 35 फॉर सीएफसी। यस, 2,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी नहीं है, हम इधर फॉलो करेंगे कौन सा मॉडल, कौन सा मॉडल, एंड 2000 में उसको डाल देंगे कि भाई इसका फीस ही 2000 है, जब इसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा 2000। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो? लेकिन फिर धीरे धीरे देखा कि कोर्स इज गोइंग गुड, जो लोग लेते हैं वो लोग, सब लेते नहीं है, 75 पे रुक जाते हैं, सब 77 करते हैं नहीं है, बट है एक 20-25 जन लेते हैं, एंड दे अप्रिशिएट कि सर हमको फर्क पड़ रहा है, हमको समझ रहा है कुछ चीजें, एटलीस्ट हमारे बिहेवियर में वो एक, तो क्या फिनिशिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, which word to use. Yes, even if you want to give somebody a stern warning, the voice should be stern, but your words should not be harsh. बहुत बार कैसा होता है, वार्निंग स्टर्न देना है लेकिन वर्ड हार्श नहीं होने चाहिए, तुम समझ रहे हैं? यस, तो उस तरह से तो उनको भी अच्छा लगा, तो दे अप्रिशिएट है, हमको भी लगा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार ये भी कर सकते हैं यार, लोगों को बोल रहे लेकिन ले नहीं रहे, तो बोला छोड़ना यार, ये तो सबको लगता है ना, ये तो ओवरऑल सबको लगता है, ओवरऑल सबको लगता है, तो बोला क्यों ना इस कोर्स को इंडिपेंडेंटली बेचने का कोशिश करे। बोला कोई आएगा नहीं, बोला नहीं आएगा तो जो चल रहा है वो चलेगा, और कोई आ गया तो 100 के क्लासरूम में 20 बैठे बैठे क्या, और 25 बैठे क्या, और 50 बैठे क्या फर्क पड़ता है, अपना कॉस्ट तो सब फिक्स हो ही गया है, एनी एडिशनल रेवेन्यू विल डायरेक्टली ऐड टू प्रॉफिट ओनली। हेलो? यस, तो ऐसा मार्केट करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया? मार्केट करना
शुरू किया, मार्केट करना शुरू किया, तो उसका ऐसा फीस बोला 15,000 रखते, नाम के लिए 15,000 रखा, बेचने की कोशिश की, 15,000 सुन के बार वाला चला जाता था। फिर इन लोग बोला ऐसा 15,000 पे बिकता नहीं है, बोलो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बस कितना भी बोल दो बिकता नहीं है, क्योंकि एनी वे बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल गिव यू हिडन बेनिफिट, लेकिन देर आर नो अपरेंट, या बोलते हैं ना देखा हुआ बेनिफिट नहीं है। 12 पास किया तो 12 पास किया बोलने को होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या पास किया, कुछ पास नहीं किया, यू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग, जिसका तुमको बहुत इंटेंजिबल बेनिफिट है, लेकिन इंटेंजिबल है दिखता नहीं है, और लोग इधर टेंजिबल की चीजें पीछे भागते हैं। यस, तो फिर बोला, हमने बोला क्या करना है, बोला क्या क्या करना है, बोला बेचो, बोला लेकिन क्या कैसे बेचे, बोला बेच, जो भाव में बिकता है बेच, कोई टेंशन, बोला तेरे को जो भाव में बिकता है बेच। तो मालूम पड़ा फिर इन लोग बेचने को चालू किया, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर, डिपेंडिंग अपॉन 15,000 बोलने के लिए था, 15,000 बोलने के लिए था, लेकिन बिकता था इन द रेंज ऑफ 2,000 to 8,000, किसी को 2 में, किसी को 3 में, किसी को 5 में, किसी को जो जैसा बेच, क्लासरूम में बैठ, जो भी आया डेबिट व्हाट कम्स इन प्रॉफिट। समझ में आता है? तो 2 से 8 इसका रेंज हो गया, अब 2 से 8 इसका रेंज हो गया, और तुम यहां बेच रहे हो लेट्स से 80,000 में। यस, मतलब तुमको बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन इसका 5,000 मिल रहा है, रेंज है 2 से 8, इज इट विद इन द रेंज, यस और नो? 5,000 को 5,000 ही रखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। बट मान लो ये 5,000 की जगह पे तुम बेच रहे हो उसको 76,000, कितने में? 76,000 में, या बेच रहे हो 86,000 में, तो यह 1,000 आता है या 11,000 आता है? यह 1,000 यहाँ, यह 1,000 यहाँ, बराबर है? क्या ये 1,000 इसमें बैठता है रेंज में? क्या 11,000 इस रेंज में बैठता है? इन दैट केस तुम वो रेसिडुअल वैल्यू अप्रोच फॉलो नहीं कर सकता, तुमको किसी तरह से इसका प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, और फिर उस डिस्काउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। गेटिंग इट? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? किसी को किसी पॉइंट में कोई भी डाउट? ओके, अभी ये जो भी सब एग्जांपल्स हमने किए ना, उसके बेसिस पे अपने पास ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है। क्या लिखा है? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, बराबर। अब एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस में इसको समझो, ये फ्लो चार्ट से समझो। एलोकेट बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ऑब्लिगेशन 1 2 3 उसके प्रोपोर्शन में। यस, अच्छा ये करने के लिए अपने को क्या लगेगा? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस लगेगा, हाँ या ना? बोला सर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस लगेगा मतलब तो होगा ही ना, मेजोरिटी केसेस में होगा, मेजोरिटी केसेस में बोलता है इज ऑब्जर्व स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल, मेजोरिटी केसेस यस, यूज दैट। Yes, if the answer is
कि स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करो टू एस्टीमेट प्राइस। तो एस्टीमेट प्राइस का कोशिश कैसे करेगा? आइदर फॉलो एडजस्टेड मार्केट अप्रोच या फॉलो क्या फॉलो करना है? या एडजस्टेड मार्केट अप्रोच या फॉलो करो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। यस, ये दो में काम होता है तो ठीक है, और अगर काम होता नहीं है तो गो फॉर रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच मालूम है ना, बैलेंसिंग फिगर। यस, यू विल लव रेसिडुअल अप्रोच, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर करके छोड़ देना और कुछ करना नहीं है। सर बट व्हाट इज दिस एडजस्टेड मार्केट अप्रोच? व्हाट इज दिस कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच? एडजस्टेड मार्केट अप्रोच मतलब क्या? मेरे पास इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, यस, लेकिन मुझे ढूंढना है क्या मेरा कॉम्पिटिटर ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बेचता है, तो मेरे कॉम्पिटिटर का इसका सेलिंग प्राइस कितना है। कॉम्पिटिटर का जो सेलिंग प्राइस है उसको बेंचमार्क लेके उसमें एडजस्टमेंट करने का। मैं मेरे कॉम्पिटिटर से अच्छा है क्वालिटी वाइज, तो देन प्राइस का एडजस्टमेंट प्लस होगा। मैं अगर मेरे कॉम्पिटिटर से क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है तो माइनस होगा। से मैं और मेरे कॉम्पिटिटर का क्वालिटी सेम है लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा ब्रांड है, तो देन मेरा प्राइस कम होगा क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा ब्रांड है। तो उसको ब्रांड का प्रीमियम देना पड़ेगा, मेरे को ब्रांड का प्रीमियम मिलेगा। उस तरह से लॉजिकली प्लस और माइनस करके मैं उस प्रोडक्ट का प्राइस लाएगा बेस्ड ऑन माय कॉम्पिटिटर्स बेंचमार्क। बराबर। कॉस्ट प्लस मार्जिन में क्या है? मेरे को कितना खर्चा लग रहा है और उसमें मैं क्या मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो अप्लाई करके मैं प्राइस डिटरमाइन करेगा। डरने की जरूरत नहीं है, वो तुमको प्राइस देगा, स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल रहेगा तो डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अवेलेबल रहेगा तो भी वही ढूंढ के देगा। वो काम तुम्हारा नहीं, वो काम बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन ढूंढ के देगा। एक बार प्राइस मिल गया तो उसके प्रोपोर्शन में करना है। प्राइस मिल गया तो उसके प्रोपोर्शन में करना है, और उसमें अगर पता चलता है कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी कॉम्बो में बेच रहे हैं और उसको डिस्काउंट दे रहे हैं और ओवरऑल डिस्काउंट भी वही डिस्काउंट के साथ मैच होता है, तो पूरा का पूरा डिस्काउंट उस कॉम्बो प्रोडक्ट को जाएगा, सब प्रोडक्ट को जाएगा। बट अगर ओवरऑल डिस्काउंट मैच होता देन टोटल डिस्काउंट सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन प्रोपोर्शन टू दर प्राइस। और लास्ट में अगर प्राइस नहीं मिलता किसी भी अप्रोच से देन फॉलो रेसिडुअल अप्रोच। तो जी समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 44 कौन पढ़ेगा? यस तेजास, पानी पी के हो गया ना? पढ़। ये नाम आया इंग्लिश में इसके अंदर, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच फॉर बी, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच फॉर सी। तो तुमको ऐसा देखा कि क्या है? कुछ नहीं, एडजस्टेड मार्केट अप्रोच मतलब कॉम्पिटिटर के साथ बेंचमार्क करके उसमें एडजस्टमेंट करना। कॉस्ट प्लस मार्जिन तो बोलने की जरूरत नहीं, बेखर्चा प्लस मार्जिन ऐड कर। आगे। बराबर। अभी देखो, ये पूरा क्वेश्चन में तुम्हारे लिए रिलेवेंट वाला पार्ट कौन सा है? ये 10,000 में बेचा, ये तीन उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, और अपने को एलोकेट कर बस। बाकी नहीं भी लिखा होता तो भी अपने काम का करके दो।
कितना है बोलो? 3333। बराबर है? कोई टेंशन? उसने राउंड ऑफ किया इधर। 3333 को उसने 3300 कर दिया और नीचे 33 को एडजस्ट किया। ठीक है, अपना आंसर इज मोर बेटर देन। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत कर। क्वेश्चन 45, यानी बाबा। एक सेकेंड रुक जा। वाई और जेड मिल के 50 में बेचते हैं, जिसका वैल्यू है 45, 50, 60, 70। बराबर है? मतलब जिसका वैल्यू 70 है उसको 50 में बेचते हैं। 20 का डिस्काउंट ऑलरेडी है उसमें कॉम्बो में। अब ठीक है, अब कितने में बेच रहा है वो? 1 लाख में। ये तीनों का 1,20,000 है, लेकिन बेच 1 लाख में रहा है, मतलब ओवरऑल 20,000 का डिस्काउंट दे रहा है। कॉम्बो में वो वाई और जेड में भी 20,000 का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब वो बेच रहा है एक्स को 50 में, वाई और जेड को मिलके 50 में। डिस्काउंट डिस्काउंट मैच हो जाए तो और कुछ सोचना ही नहीं, पूरा का पूरा डिस्काउंट इसमें डाल देने का। मतलब हम ऐसा बोलेंगे 1 लाख कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज X 50, Y and Z 50, and then Y and Z 50 should be further bifurcated between Y and Z in proportion to 25:45। कितना आता है? 50,000 25/45, 850। और दूसरे का 32/143। ये देखो, पोटेंशियल बी। बोलो कैसे करेगा अभी? हाँ, रेसिडुअल बराबर है, दियो। रेसिडुअल बोलना इजी है, करके दियो।
बोलो। क्या बोलो। देखो वैसे भी वो तीनों तो 1 लाख में जा ही रहा था। यस, मतलब डिस्काउंट तो पूरा का पूरा बी और सी नहीं है। बी और सी है ना, वाई और जेड में। एक्स में तो वही है 50,000। अब जो रेसिडुअल वैल्यू में 30,000 बचा, उसको अपन अल्फा पे डाल देते हैं। और अल्फा का रेंज भी 15 और 45 है। तो मतलब वो बराबर उस रेंज में बैठ रहा है। तो कोई टेंशन हो। व्हाट इफ व्हाट इफ रेंज 15 और 45 है और 10,000 में रेसिडुअल वैल्यू से आता है, तो फिर अपने को अल्फा का किसी तरह से स्टैंड अलोन प्राइस ढूंढना पड़ेगा। एंड देन सबको स्टैंड अलोन प्राइस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गेटिंग इट? आंसर देखो, रेसिडुअल अप्रोच में आता है 30। तो इसके रिलेटेड बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हम्म। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 इज होमवर्क। वो तुम होमवर्क कर लोगे। 1, 2, 3। एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर डिसाइड करना है। हाँ, 4 इज होमवर्क। 4 इज वेरी इजी, वो होमवर्क है। चलो एक क्वेश्चन मेरे सामने पढ़ो। अरे, एक जन पढ़ो। कितने में बेचता है? mooring फैसिलिटीज मतलब क्या? प्लेस वेर यू पार्क दी बोट। पानी में जो पार्क, मतलब पानी तो सबका है, लेकिन उधर वो रोप और चेन से बांध के, नहीं तो पार्क ऐसा कर देगा तो उसको मूरिंग फैसिलिटी बोलता है कि भाई वो तुमको लटका के अटका के देगा। उसका वो 5,000 पूरे साल का ले रहा है। गेटिंग इट? चलो पहले वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। आंसर दे दो ना फिर, इजी है तो। कितना है बोलो? बोट का कितना? 27,857। और इसका मूरिंग का 464 बराबर। कोई टेंशन? अभी सेकेंड पार्ट पढ़ो। चोर से फर्जी में। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। तुम मतलब नहीं समझोगे, इंग्लिश तुमको आता भी नहीं, बराबर है? तो कंटिन्यूएशन टू अबाउ क्वेश्चन, कंटिन्यूएशन टू अबाउ क्वेश्चन मतलब बोट और मोरिंग सर्विस वो बेच रहा है। अबाउ क्वेश्चन में बोट वो बेच रहा था 30,000 में। अब उधर वो चेंज कर रहा है, मतलब ऐसा मान लो 30 में नहीं बेच रहा है, 29 से 32,500 के बीच में बेच रहा है।
किसी को 29 में चिपकाएगा, किसी को, और एक बहुत कॉमन है, बराबर है। और मूडिंग सर्विस के बारे में अगर कोई बात किया नहीं है, कोई बात किया मतलब वो तो 5,000 ही रहेगा फ्रॉम दैट अबाउ क्वेश्चन। बोट का रेंज दिया है, बराबर है। फिर बोलता है द एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द बोट and 1 year mooring service to customer, and the contract price for the boat and mooring services are 31,000 and 1,500 respectively. तो द बोट का प्राइस है 31, mooring का है 1,500 रिस्पेक्टिवली। अब क्या करने का, सी लॉजिकली मैं बोल देता था कि तू 30 to 500 को टोटल पैकेज पकड़ और 30 to 500 को बाइफरगेट कर। लेकिन बाइफरगेट करने के लिए बोट का स्टैंड अलोन प्राइस सिंगल तो ही नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा अगर स्टैंड अलोन प्राइस सिंगल होता 30,000 तो 30:5 के रेशियो में कर देता। हाँ, मूविंग वाला मेरे को मालूम है उसका प्राइस 5,000 स्टैंड अलोन है। बोट का स्टैंड अलोन उसका रेंज है 29 से 32,500। मतलब कहना है ये जो 31,000 कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो उस रेंज में ही बैठता है। अगर वो उस रेंज में बैठता है तो हम मान सकते हैं, तो हम यहां मान सकते हैं कि भाई बोट का जो कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू है वही उसका स्टैंड अलोन प्राइस है। तो उसको देन 31 और 5,000 के रेशियो में 32,500 को बाइफरकेट करने का। हेलो, 31 और 5,000 के रेशियो में, ऐसा नहीं 31,000 बोर्ड क्या वही रेंज है ना, 31,000 बोर्ड और 1,500 में मूरिंग। मूरिंग तो पास में बैठा था, मूरिंग तो पास में बैठ रहा था। इसका मतलब तुमने जो डिस्काउंट दिया है वो कुछ मूरिंग के लिए दिया, कुछ बोर्ड के लिए। लेकिन सर जो कॉन्ट्रैक्ट में 31 लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी लिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी लिखेगा वो। कितना आता है 27 और हेलो, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे और एक भी हो सकता है। बोला सर क्या? देख 29 है और 32,500 है, बराबर है 31,000 इधर लिखा है। तो बोला सर ये 31,000 जैसे तुम बोलते हैं 1,500 मैनिपुलेटेड है। हाँ सर, डिसाइड हुआ रहेगा 32,500, फिर किसी ना किसी तरह से तोड़ना था तो उसने ऐसा तोड़ दिया 31 और 1,500। तो सर ये 31 भी तो मैनिपुलेटेड हो सकता है। हाँ हो सकता है सर। तो क्या करना है, कुछ नहीं, तेरे पास रेंज है ना, इसका मिड पॉइंट ले ले या एवरेज ले ले। क्या आएगा एवरेज मिड पॉइंट? 30,000 समथिंग आ रहा है। दैट बिकम्स प्राइस फॉर बोथ, मूरिंग इज 5,000, फिर उसके रेशियो में बांट दे, वो भी चलेगा, कोई टेंशन। हाँ आगे बढ़ जिमी। हाँ ए, what if the contract price of boat did not fall within the range like, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 28,000 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है। अब क्या करेगा, उसका रेंज ही क्या चालू हो रहा है 29। तो अब क्या करेगा, कुछ नहीं, 28 को इग्नोर करने का। अब 29 और 31 के बीच का कुछ मिड पॉइंट लेके काम करो। अब ये 28 को इग्नोर करो, बराबर ना। कोई टेंशन? हेलो, टेंशन है तो यस बोला ना। कोई टेंशन? पक्का? अब देखो इधर, हमारे मई 21 के
पेपर में एक क्वेश्चन आया है। हाँ, ये देखो, ये वाला बी वाला क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें प्लस किधर आ रहा है, प्लस किधर है? लो, बस प्लस माइनस सब आ गया अभी। May 21। हाँ, कितना सिनेरियो दिया है? चार, बराबर। सिनेरियो 1, टू सेल GTM इन एक्सचेंज फॉर 1,90,000, बराबर। वो बोलता है उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ईच प्रोडक्ट का डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है। इट रेगुलरली सेल्स जी सेपरेटली, उसका सेलिंग प्राइस बाकी दो नहीं है, तो उसने एस्टिमेट किया, छोड़ना। ये मिला तेरे को स्टैंड एलोन सेलिंग प्राइस, एलोकेट करना है। तूने बेचा 1,90,000 में है, कैसे एलोकेट करेगा, खाली उतना बताना। 90:44:66। हेलो, फिर जो भी वैल्यू है 90:44:66। सिनेरियो 1, 90:44:66। कोई टेंशन? कितने सिनेरियो थे? चार थे ना? देख लो चार सिनेरियो का मार्क्स कितना है। पहले तीन मिल गया। अब दूसरा, सेल्स इंडिविजुअली स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया है। इन एडिशन कंपनी सेल्स T&M टुगेदर फॉर 1 लाख। इसका मतलब 66 और 44 कितना, 1,10,000 होता है। वो उसको 1 लाख में बेचता है, समझ रहा है? और अब ये तीनों को एक 90 में बेचा, मतलब क्या? सर, जी 90 पे ही रहेगा। टी और एम 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 44:66। कुछ नया है क्या तुम्हारे लिए? Scenario 3, it enters into contract to sell GTM as described in Scenario 2. The contract also includes permit to transfer product Hope. The total consideration of the contract is 2,40,000. The standalone price of product Hope is highly variable. It ranges between 40 and 65. Determine selling price of GTM Hope using residual approach. अभी देखो Scenario 2 के जैसा डिस्क्राइब किया ना, मतलब मेरे को 190 तो पता है GTM का। अब बचा कितना? ये किसका हो जाएगा? होप का हो जाएगा, विच इज इन द रेंज ऑल्सो। ये था सिनेरियो। ये सिनेरियो 2, उसने 1 लाख को 44:66 में बांट दिया। लो, Scenario 3, ये दोनों का मिला के 1 लाख, इसका 90, बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 50। गुड टेंशन। कितना मार्क आ गया? नाउ तीन सिनर, कसम से मतलब ना, इसका प्रॉब्लम बोला नहीं, मैक्स से भी ज्यादा जाने दो। एटीट्यूड हो गया, ऐसा लगता है ना हर बार। फोर्थ वाला, द सेम फैक्ट्स एज सिनेरियो applies to 4, except transaction price is 2,25,000 instead of 2,40,000। इधर मर गया। 190 और 2,25,000 कितना आता है? इज इट इन द रेंज? तो अब आपको किसी भी तरह से होप का भी प्राइस ढूंढ के फिर सब में बांटना पड़ेगा। हाँ, अपने को दो लाइन ही लिखने का कि होप का ढूंढो, किसी भी तरह से डिटरमाइन करो और फिर बांट बांट दो, मतलब।
फिर चारों में बांट दो। गेटिंग दिस? कोई टेंशन? क्या फाइन कर सकता है? कर सकता ना, कर सकता, लेकिन उसने बताया नहीं, वो बोला मिड पॉइंट ही। सी अपने लिए एकेडमिकली मिड पॉइंट इज द बेस्ट थिंग। रियल लाइफ में तो मैं डिफरेंट रेंज पे, मैं हर रेंज पे कितने ट्रांजैक्शन हुए वो निकालूंगा और फिर उसका वेटेड एवरेज निकालूंगा ना, वो ज्यादा बेटर होगा। गेटिंग दिस? ओके। अपना केस 4 ऑलमोस्ट हो गया है। एक आध ब्यूटीफुल क्वेश्चन बाकी है, वो करेंगे और फिर केस 5, स्टेप 5 पे कल बढ़ेंगे आगे। गेटिंग दिस? क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।